बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th बुक का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड के प्रॉपर्टीज़ और बेसिस के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो आगे हम देखते हैं डिटेल से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वेरी डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंसेस दे रिएक्ट विद। मतलब प्रॉपर्टीज़ और एसिड और बेस की डिपेंड कर रही होती हैं सब्सटेंस पे जो इनके साथ रिएक्ट करते हैं। For example, acids react with metals to produce hydrogen gas, जो acid whereas bases do not react with metals, जबकि जो बेसिस हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। तो सबसे पहले देखते हैं एसिड के रिएक्शन थ्री टाइप्स के। एसिड्स गिव्स द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। जो एसिड है वो थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन देते हैं विद अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड, अल्कलीज या मेटल ऑक्साइड्स के साथ। दे फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर, ये साल्ट्स भी बनाते हैं साथ वाटर भी बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या बना, पोटाशियम सल्फेट प्लस वाटर। अब ये मेटल ऑक्साइड है, अब ये अल्कली है। यहाँ पे देखिए जो 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड लिया, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो रिएक्ट करके क्या बना है 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। 1 मोल ही इसका कैल्शियम नाइट्रेट का, 1 मोल ही वाटर का मेटल ऑक्साइड के साथ। अब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अल्कली है, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो उसे अल्कली बोलते हैं। जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाती है उसे अल्कली बोलते हैं। तो एक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस फॉर्म में लिया, सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्वस फॉर्म में लिया। अब जब ये रिएक्ट किया तो पोटाशियम सल्फेट बना दिया और 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ पोटाशियम सल्फेट और 2 मोल्स ऑफ वाटर। इसी तरह अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करें, इसी तरह अगर मेटल के साथ रिएक्ट करें तो विद रिएक्टिव मेटल्स मैग्नीशियम जिंक, तो जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं मैग्नीशियम ले लें या जिंक ले लें, और भी हैं जो रिएक्ट कर जाती हैं एसिड्स के साथ। दे फॉर्म साल्ट्स एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ये साल्ट्स बनाती हैं, ये वाले साल्ट्स, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं। ऊपर वाले में भी साल्ट बना है और साथ वाटर बना है जब अल्कली या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, और नीचे जब अकेला मेटल के साथ किया, इन एसिड्स ने अकेला मेटल के साथ किया तो ये साल्ट बना है और हाइड्रोजन गैस बनी है जो कि निकल जाती है, इवॉल्व हो जाती है। तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा जब 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या देगा, साल्ट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम क्लोराइड 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। सेम वे में सेम सिनेरियो में अगर जिंक का रिएक्ट करवाएं, जिंक का रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जिंक सल्फेट देगा, साल्ट है जो कि, और साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जो कम रिएक्टिव हैं, जैसा कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। सिल्वर गोल्ड का पता है आपको, कम रिएक्टिव होता है, इसी वजह से तो ये कॉपर भी है, तो इस वजह से हम इन्हें ऑर्नामेंट्स में भी यूज़ करते हैं। तो मतलब ये जल्दी ख़राब नहीं होती, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती, ये इनर्ट होती हैं। एंड प्लाटिनियम डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विद एसिड, मतलब ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती एसिड के साथ रिएक्ट करके, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती। क्यों नहीं करती, इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना वो काफ़ी हाई होता है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तब देखेंगे ये रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अब देखिए मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अभी हम लोगों ने एसिड्स के 2 रिएक्शंस पढ़े हैं, या तो मेटल ऑक्साइड के साथ या फिर अल्कलीज के साथ। तो इन दोनों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं प्लस वाटर बनाता है। और अकेला अगर एसिड्स का मेटल के साथ रिएक्ट करवा दें तो ये साल्ट बनाता है और साथ हाइड्रोजन गैस। अब फ़र्क कहाँ आ रहा है कि यहाँ पे ऊपर वाले में वाटर बन रहा है, मतलब साल्ट प्लस वाटर, तो साल्ट प्लस वाटर अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, ऊपर वाली मेटल ऑक्साइड और नीचे वाली ये अल्कली है। और अगर नीचे वाले अगर अकेला मेटल्स के साथ रिएक्ट करें तो साल्ट बनता है, साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आगे एक छोटी सी एक्टिविटी है इसी बेस पे, ये जो जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट करवाएं तो जिंक सल्फेट बनता है, साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इन लोगों ने क्या क्या एक्टिविटी करी अपनी लैब में। टेक ए फ्यू ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, मतलब क्लीन टेस्ट ट्यूब ले, उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स है थोड़े से। ऐड डाइल्यूट, अब ऐड डाइल्यूट H2SO4 इन इट, अब H2SO4 को इसमें ऐड करें, मतलब वो होना क्या चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब उसमें मतलब कंसनट्रेटिव फॉर्म में ना प्योर ना हो, मतलब उसमें वाटर भी हो, डाइल्यूट एक्वस फॉर्म में। एंड हीट इट जेंटली, मतलब इसे ऐसे ऐसा हीट करें।
Identify the gas evolved in this reaction by taking the burning matchstick near the mouth of test tube. मतलब अब जब उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई करें गैस को इसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पे मैच स्टिक बर्न करके। तो आपको पता है ये हाइड्रोजन गैस से इवॉल्व होती है। नोट द ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब अपनी जो ऑब्जर्वेशन इसे नोटबुक पे लिखें। तो ये बिल्कुल ऊपर वाला यही रिएक्शन है और यही इक्वेशन है। जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया या इनका रिएक्ट करवाया। जिंक लिया पहले, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इनको रिएक्ट करवाया, इसे हीट किया थोड़ा सा, तो ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। और जो इवॉल्व हुई है गैस वो हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे पिपट के जरिए, ठीक है। फिर इसमें जो है हम लोग इसे रख देंगे और जिंक जो डस्ट हैं वो लेंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे। जब जिंक डस्ट ऐड कर दिया तो जिंक सल्फेट ये देखिए प्रेसिपिटेट बन गए और सारे ये देखिए बबल्स जो हैं ये अगर आप गौर करेंगे तो ये हाइड्रोजन के बबल्स हैं। ये जो हैं गैस इवॉल्व हो रही है। जिंक प्लस H2SO4 गिव अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका हम लोग देखते हैं थर्ड रिएक्शन। दे डिकम्पोज मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स जो हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं या बाइकार्बोनेट्स भी बोल देते हैं इसे। इवॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब इनके साथ मिलकर क्या कौन सी गैस इवॉल्व करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दोबारा रिपीट करते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड देखा था उसमें वाटर निकला था। मेटल्स के साथ मिलकर ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं और कार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बना प्लस वाटर बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो इसका सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करवाया तो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर कौन सी गैस इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेटल कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। पीछे देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, अब देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। अब पहले भी मेंशन किया जा चुका है, जो अल्कलीज हैं वो बेसिस हैं जो कि पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, विच आर सॉल्युबल इन वाटर। अल्कलीज उन्हें कहेंगे जो बेसिस सॉल्युबल होंगी वाटर में। एग्जाम्पल ऑफ अल्कलीज आर सोडियम sodium hydroxide, potassium hydroxide, etc. Calcium hydroxide is sparingly soluble in water. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी सी वाटर में soluble है, while copper hydroxide is insoluble. जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो insoluble है वाटर में। तो इसे बेस तो बोल देंगे इसको, लेकिन अल्कलीज नहीं बोलेंगे क्योंकि वाटर में soluble ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम रिएक्टिंग विद एसिड्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगी। इसी तरह अगर एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्ट करवा दें यहाँ पे, तो जिससे ये पीछे जब हम लोगों ने अल्कलीज के साथ रिएक्ट हुआ है तो वहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर बने, तो यहाँ पे भी अब एक जो है अल्कलीज को एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस H2SO4, इसका इनका आपस में रिएक्शन करवाया तो कैल्शियम सल्फेट बनता है प्लस वाटर। अल्कलीज आल्सो रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट। अब ये जो अल्कलीज है अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करके लिबरेट अमोनिया गैस, तो ये अमोनिया गैस मतलब रिलीज़ करती हैं या इवॉल्व करती हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बनाती है प्लस वाटर प्लस अमोनिया, अमोनिया गैस इवॉल्व होती है। इसी तरह जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस इवॉल्व करती है। तो जो अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट के साथ जब अल्कलीज रिएक्ट करेंगी अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट के साथ तो अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा और साथ अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। आगे एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये आप लोगों को बताई हुई है कि घरों में अगर जो ड्रेन है वो ब्लॉक हो जाए तो कैसे हम लोग उसे ओपन कर सकते हैं, मतलब क्लीन कर सकते हैं। तो हाउ टू क्लीन अ ब्लॉक ड्रेन, तो ब्लॉक ड्रेन को कैसे क्लीन कर सकते हैं। ब्लॉक ड्रेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम डेट वी फेस एवरी अदर डे। मतलब ब्लॉक ड्रेन्स वो कॉमन प्रॉब्लम है जो हम हर रोज़
फेस करते हैं। डिफरेंट ब्लॉकेज रिक्वायर डिफरेंट केमिकल्स टू रिमूव दैम। अब डिफरेंट तरह की ब्लॉकेज होती हैं जो कि डिफरेंट केमिकल्स उनको रिक्वायर होते हैं अब इनको रिमूव करने के लिए। वन ऑफ द वेज टू क्लीन द ड्रेन इज टू pour half a cup of sodium bicarbonate solution into drain followed by a half cup of vinegar। अब उन्होंने कहा है कि एक ये भी तरीका है ड्रेन को क्लीन करने के लिए। जो सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन है उसका हाफ कप लें, ड्रेन में मतलब फ्लो करवा दें उसका, या उसे पोर कर दें, अंडेल दें, और फॉलोड बाय हाफ कप ऑफ विनीगर, मतलब फिर उसके बाद हाफ कप ऑफ विनीगर भी पोर कर दें, मतलब डाल दें। अब इसमें देखें ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो विनीगर है वो उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। कवर द ड्रेन एंड वेट फॉर द 30 मिनट्स। अब उसने कहा कवर द ड्रेन, कवर कर दें और 30 मिनट वेट करें। अब और बॉइलिंग वाटर डाउन द ड्रेन, मतलब बॉइलिंग वाटर जो है उसे ड्रेन में मतलब अंडेल दें। कास्टिक केमिकल ड्रेन क्लीनर्स आर कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग ग्रीस, हेयर, फूड एंड अदर कॉमन ब्लॉकेज। जो कास्टिक केमिकल ड्रेन है ये मतलब जिसमें हम लोग बाइकार्बोनेट भी लिया, विनीगर भी लिया और बॉइलिंग वाटर लिया, तो ये जो है ये ग्रीस भी मतलब ऑयली चीज़ें जो है एक चीज़ें, हेयर भी, फूड भी और अदर कॉमन ब्लॉक चीज़ें ये रिमूव करने में कैपेबल है। पोर डाउन द कास्टिक क्लीनर इनटू योर ड्रेन। तो ये जो कास्टिक क्लीनर है ये अपने ड्रेन में अंडेले, वेट फॉर ए हाफ आवर वेट करें एंड देन फ्लश योर ड्रेन विद वाटर। तो अपने जो ड्रेन है उसको फ्लश करें वाटर के साथ। टॉपिक है वह एसिड ड्रेन एंड इट्स अफेक्ट। यहाँ पे हम देखेंगे, शॉर्टली देखेंगे। यहाँ पे हम लोग अगले जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है उसमें हम डिटेल से सारे देखेंगे, इसके इफेक्ट्स भी देखेंगे, इसकी डिटेल सारी देखेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट वे में बताया हुआ था, हम शॉर्ट वे में ही यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले तो रेन वाटर जो है एसिड रेन वाटर, ये क्या होती है, कब कहते हैं इसे एसिड रेन है। व्हेन रेन वाटर हैज़ pH बिटवीन 4.2 to 4.4, तो 4.2 से 4.4 pH की रेंज होती है, इसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन। मतलब जब रेन वाटर जो है उसकी जो pH है 4.2 से 4.4 हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल गैसेज इन एयर। अब जब फॉसिल फ्यूल्स को जब बर्न करते हैं तो वो हार्मफुल गैसेज रिलीज़ कराती हैं एयर में। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ये वो अंडर डेड एनिमल्स और जो डेड प्लांट्स होते हैं वो अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ये कोल में और पेट्रोल वगैरह में और गैस वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, उनमें फॉसिल फ्यूल्स। जब ये बर्न होते हैं तो ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं इन एयर में। दीज गैसेज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन मिक्सड विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर ऑफ एसिड ड्रॉपलेट्स, विद मॉइस्चर, जब मॉइस्चर के साथ मिक्स करके जो प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट जो एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर है उनके साथ मिक्स होता है एंड फॉर्म एसिड ड्रॉपलेट, जो कि एसिड ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एसिडिक रेन प्रोड्यूस करती हैं। दीज ड्रॉपलेट्स जब फॉल ऑन द ग्राउंड एज एसिड रेन, तो ये जो ड्रॉपलेट्स है जब ग्राउंड में फॉल करते हैं तो एसिड रेन बनाते हैं। जब ये दोबारा रिपीट करते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जब ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं एयर के तो ये एसिड ड्रॉपलेट्स बना देते हैं, जिन्हें जो कि क्या कहते हैं, जब फॉल करते हैं ग्राउंड पे तो एसिड रेन बना देते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, अब सल्फर ट्राईऑक्साइड को जब वाटर जो मॉइस्चर है उसके साथ जब रिएक्ट करवाया क्या बना, सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, जो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रिस एसिड। ये नाइट्रिक है और ये नाइट्रिस एसिड है, HNO3 नाइट्रिक, HNO2 नाइट्रिस एसिड है। अब हम इन लोगों के देख लेते हैं अफेक्ट क्या है, एसिड रेन के अफेक्ट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के और नाइट्रिक एसिड के, यही होते हैं ना इस एसिड रेन में, तो इनके अफेक्ट क्या है। तो एसिड रेन काजेज ए नंबर ऑफ एडवर्स अफेक्ट ऑन सॉइल। एसिड जो रेन है वो एडवर्स अफेक्ट काज करती है सॉइल पे भी, मट्टी पे भी, प्लांट्स पे भी, एंड एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर। प्लांट्स पे भी, एक्वेटिक लाइफ पे भी और ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स पे भी। तो एसिड रेन मेक्स सॉइल मोर एसिडिक। सबसे नंबर 1 पॉइंट का एसिड जो रेन है वो सॉइल को ज़्यादा एसिडिक बना देती है। जाहिर सी बात है एसिडिक है तो वो सॉइल को भी एसिडिक ही बनाएगी। ये डिजॉल्व भी कर लेती है एंड वॉशेज अवे न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ये डिजॉल्व भी कर लेती हैं जो न्यूट्रेंट को मतलब रिमूव भी करवा देती हैं सॉइल से, विच नीडेड बाय प्लांट, जो कि प्लांट्स को ज़रूरत होती है। मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव और ग्रो इन द एसिडिक सॉइल। ज़्यादातर प्लांट जो है वो एसिडिक सॉइल में ग्रो ही नहीं करते, ना जिंदा रहते। इट कैन डैमेज वेजिटेशन एंड प्लांट्स, तो ये वेजिटेशन भी डैमेज करती है और प्लांट्स को भी डैमेज करती है एसिड रेन। तो नंबर 2 क्या है,
एसिड रेन कैन मेक वाटर ऑफ द वाटर बॉडीज टू एसिडिक फॉर एक्वेटिक एनिमल टू लिव इन। जब एसिडिक है ना, वाटर बॉडीज़ के जो वाटर है उसको एसिडिक बना देती हैं, जिसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उनके लिए फिर रहना मुश्किल हो जाता है। ड्यू टू दिस, इस वजह से मैनी लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स नो लॉन्गर हैव फिश। इस वजह से जो झीलें हैं, दरिया, तालाब वगैरह, नदी नाले वगैरह, ये फ़िश ही नहीं रखते एसिडिक रेन की वजह से। तो थर्ड है एसिड रेन एंड द ड्राई डेपोजिशन ऑफ एसिडिक पार्टिकल्स डैमेज बिल्डिंग। जो एसिड रेन है, इनकी एसिड रेन और इनकी जो ड्राई डेपोजिशन है, एसिडिक पार्टिकल जो है वो बिल्डिंग को डैमेज करती हैं, स्टैचूज़ को भी करती हैं, ऑटोमोबाइल्स को भी, एंड अदर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन एंड मेटल, और उन स्ट्रक्चर्स को भी जो कि स्टोन और मेटल से मिलके बनती हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में ना ज़रा शॉर्टली बताया हुआ है। तो जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें बड़ी डिटेल से इसके पॉइंट के हिसाब से इसके इफेक्ट्स भी बताए हुए हैं और इसके डिटेल से बताया हुआ है। तो अभी आप लोग इस यहाँ तक यही करें, फिर आगे जब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला चैप्टर देखेंगे तब वो हम लोग अच्छे से डिटेल से करेंगे। ठीक है, अभी भी यहाँ थोड़ा सा पॉइंट बना दें कि ये सॉइल के लिहाज से कैसे, सॉइल को कैसे अफेक्ट करती है, वाटर को कैसे अफेक्ट करती है और बिल्डिंग्स वगैरह को कैसे अफेक्ट करती है। ये था एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो, दुनिया जहाँ की हर खुशी दे, दुनिया जहाँ में तरक्की दे। मिलते हैं नई लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।